जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करने वाला हूँ। और ये सत्संग आज जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि ये हर किसी की लाइफ से रिलेटेड है। सबकी यही प्रॉब्लम है और ये एक गलती सबसे जाने अनजाने में कभी ना कभी होती है, जिसकी वजह से हम लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। और कई सारे लोग तो इससे इतने ज़्यादा एडिक्ट हैं कि इसको छोड़ ही नहीं पा रहे। ये सत्संग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आज आपको ये बात समझ में आ गई तो आज आपका बहुत बड़ा कष्ट कट जाएगा, या मैं ये कह लूँ कि आज से आपकी एक नई ज़िंदगी स्टार्ट हो जाएगी। हर एक सत्संग गुरु जी का हमारे लिए दिव्य आशीर्वाद होता है, एक ब्लेसिंग होती है। हमें कभी भी सत्संग को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जब गुरु जी हमें ब्लेस करने के लिए बैठे हैं तो हम कैसे उठ सकते हैं उस जगह से। थोड़ी देर का समय निकालिए, आज लाइफ चेंजिंग डे है। गुरुजी ने हमें बहुत इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग दी है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। थोड़ी देर के लिए सब काम छोड़ दीजिए और गुरुजी से जुड़ जाइए। चलिए हम सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग रौनक अंकल जी का है। अंकल जी ने बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग हमारे साथ शेयर की है। अंकल जी सत्संग में कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज तक मैंने पहले कभी कोई सत्संग शेयर नहीं किया। आज पहली बार आप सभी के साथ गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई गलती हो जाए या कोई मर्यादा का उल्लंघन हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे परिवार में हर एक फैसिलिटी थी। बचपन से ही किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा घर, अच्छे पेरेंट्स, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छा एजुकेशन, अच्छा फ्रेंड सर्कल, सब कुछ एकदम परफेक्ट था गुरु जी महाराज की कृपा से। लेकिन अचानक 2014 में यानी 2014 में ऐसा कुछ हुआ जिसकी बात से मेरी लाइफ पूरी तरीके से ख़राब हो गई। मैं फंसता चला गया उस माया जाल में। ऐसा हो रहा था कि कोई भी काम करता था तो वो ख़राब हो जाता था। कुछ भी करने की कोशिश करता था वो काम पूरी तरीके से बिगड़ जाता था। लोगों के साथ रिलेशंस बिगड़ने लगे। बिल्कुल ही अलग इंसान बन गया था। ऐसा लगता था कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। मेरी गलती भी मुझे पता होती थी, लेकिन फिर भी मैं उसको सुधार नहीं पा रहा था। इतना एडिक्शन हुआ मुझे कि मैं निकल ही नहीं पा रहा था उस चीज़ से। मैं मन से, मेरे दिमाग से, मेरे दिल से चाहता था कि किसी तरीके से मैं इस अवस्था से निकल जाऊं, पर मैं निकल नहीं पा रहा था। और वो अवस्था ये थी, 2014 के लास्ट में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में गया था। वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ थी। पहले मैं ऐसा लड़का था कि सारा ध्यान मेरा पढ़ाई में होता था, मेरे काम में होता था। लेकिन उस दिन मेरे साथ पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि वहाँ पे मैं उन लड़कियों से अट्रैक्ट हो गया। और पहली बार मैंने किसी लड़की का संग किया, उससे बात करना स्टार्ट किया। पहली बार मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की आई, उसके साथ मेरा 1 साल तक अफेयर था। संगत जी, उस 1 साल में मैं उससे बहुत बुरी तरीके से अटैच हो चुका था। मेरी फीलिंग्स उसके साथ जुड़ चुकी थी। मैं कोई भी काम करता था वही मुझे याद आती थी। जैसे मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ तो दिमाग में मेरे उसकी शक्ल घूमती रहती थी, मैं उसी को याद करता रहता था। मेरा कंसंट्रेशन उसमें नहीं हो पा रहा था पढ़ाई में। मैं बिज़नेस करता था तो मेरे दिमाग में ये चलता रहता था कि वो क्या कर रही होगी, अभी उसका क्या हो रहा होगा, कहीं वो किसी और लड़के से बात तो नहीं कर रही, कहीं वो किसी से चैट भी तो नहीं कर रही। मैं उसे पसंद भी करता था पर साथ ही साथ मैं उस पर शक भी करता था। मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मैं उसे खो ना दूँ, कहीं वो किसी और लड़के से अट्रैक्ट ना हो जाए। मतलब बहुत बुरी अवस्था में फंस चुका था। कहीं पे भी मेरा दिमाग नहीं लग रहा था। हर वक्त मैं उसे कॉल करता रहता था। अगर वो मेरा एक बार कॉल नहीं पिक करती थी तो मैं उसको 20-20, 50-50 कॉल करता था। बाद में जब वो कॉल पिक करती थी तो मेरे उससे बहुत सारे झगड़े हो जाते थे। वो मुझे कहती थी कि मैं सारा दिन कॉल पे बात नहीं कर सकती, जो कि सच भी है, सबके पास अपने अपने काम होते। लेकिन मैं उस बात को समझ नहीं पा रहा था। मेरी दिमाग की अवस्था ऐसी हो गई थी कि मैं कुछ समझने के लायक बचा ही नहीं था। संगत जी, बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी। उसके साथ मैं रहना भी चाहता था पर रह भी नहीं पा रहा था। कभी कभी सोचता था कि मुझे उसके साथ नहीं रहना चाहिए, और सच में नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि मैं उसके पीछे पागल हो रहा था। कुछ होने वाला था नहीं, वो एक अट्रैक्शन था। और वो लड़की उतना अट्रैक्ट नहीं थी मुझसे। उसको
प्रैक्टिकली समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो समझदार थी, गलतियाँ मेरी साइड से ही हो रही थी, मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा था, छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना देता था। अगर वो कहीं फ्रेंड्स के साथ चले जाती थी, थोड़ा सा देर हो जाता था उसको वापस आने में, तो मेरे उससे झगड़े हो जाते थे। अगर वो रात को किसी दिन बीमार है या उसका मन नहीं कर रहा है मुझसे बात करने का, जनरली लड़के और लड़कियां आपस में बात करते हैं, तो मैं उससे झगड़ा कर बैठता था और उस झगड़े में मेरा ही मेंटल स्टेट ख़राब हो जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही प्रॉब्लम में आ रहा हूँ, मतलब लड़ता भी मैं था, प्रॉब्लम भी मैं ही क्रिएट करता था, फंसता भी मैं था उससे, और उसके साथ रहना भी चाहता था पर उसके साथ रह भी नहीं पा रहा था, ऐसी अवस्था बन गई थी। फिर एक दिन क्या हुआ, फाइनली वो लड़की मुझसे परेशान होके आई मेरे पास। उसने मुझसे प्यार से कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे तुम्हारे साथ कोई फ्यूचर नहीं दिखता और मैं तुम्हारी आदतों से परेशान हो गई हूँ और अब मैं ये सब कुछ हैंडल नहीं कर सकती। तुम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो जो कि मेरी कैरियर के लिए बहुत ख़राब है। मैं बहुत परेशान रहती हूँ तुमसे बात करके, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मेरे मन में अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। मैं बिल्कुल उसकी बातें समझ नहीं पाया और मैं उससे झगड़ा करने लगा कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। मैं ये नहीं समझ रहा था कि मैंने उसके साथ क्या क्या किया है, बट मैं उससे लड़ने लगा। हालांकि मैंने उसके साथ कभी कोई ऐसा गलत काम नहीं किया कि जिसकी वजह से मतलब मुझे रिग्रेट हो। प्रॉब्लम बस इतनी थी कि मैं उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था, जिसकी वजह से मैं कोई भी काम ढंग से नहीं करता था। ऐसा होता है एक अट्रैक्शन की वजह से, शायद एक लड़का जब पहली बार किसी लड़की से अट्रैक्ट होता है या एक लड़की एक लड़के से अट्रैक्ट होती है, तो ऐसा होता है। लेकिन मैं अपनी गलतियां नहीं सुधार रहा था, बल्कि मैं उस पर प्रेशर कर रहा था कि तुम शायद किसी और से बात करती हो, तुम्हारा मुझ में से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, अब तुमको कोई और मिल गया है, इस वजह से तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती। मैं उसी पे ही सवाल उठाने लगा, उसी पे शक करने लगा, जबकि मैं ही उस पर ट्रस्ट नहीं करता था। मुझे उसकी बात नहीं समझ में आ रही थी, बट उस दिन वो लड़की बिल्कुल सोच के आई थी कि अब मुझे इसके साथ नहीं रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बिल्कुल टूट चुकी थी और उसके मन से मेरे लिए सारी फीलिंग्स ख़त्म हो चुकी थी। बहुत लड़ने के बाद भी वो नहीं मानी, मैं बहुत रोया। मैंने उसको कहा कि ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है हम सॉल्व करेंगे। काफ़ी दिनों तक मैं उसको कॉल करता रहा, लेकिन वो एकदम अपने डिसीज़न पे थी। उसने बिल्कुल भी मुझे लिफ्ट नहीं दी और उसने रिश्ता ख़त्म कर दिया। और कुछ महीनों के बाद वो अपने दूसरी लाइफ में इंगेज हो गई, अपने कैरियर में इंगेज हो गई। बिल्कुल भूल गई वो मुझे कि वो मैं उसकी लाइफ में था भी। कभी उसने ना मुझे कॉल किया, ना कांटेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन जब वो मुझे छोड़ के गई थी तो उसके 2-3 महीने तक मेरा मेंटल स्टेट बहुत बुरी तरीके से ख़राब था और मैं बिल्कुल पागल पागल सा हो गया था। और वो ये कंडीशन देख भी रही थी, उसको पता चलती थी, लेकिन फिर भी वो मेरे पास नहीं आ रही थी। इसका रीज़न ये था कि संगत जी, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा टीज़ कर देते हैं, एक अति हो जाती है, तो फिर उसको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। उसने काफ़ी टाइम तक मेरी ये सारी चीज़ें झेली इस चक्कर में कि वो भी मुझे पसंद करती थी, वो भी मेरे लिए लॉयल थी, लेकिन मैंने ही अति कर दी थी। और कहते हैं अति सर्वत्र वर्जते, किसी भी चीज़ की अति करना बेकार होता है, चाहे वो प्यार हो या फिर कुछ और। मेरे शक करने की इस आदत ने मेरा पूरा रिश्ता ख़त्म कर दिया, जबकि कुछ था ही नहीं, प्रॉब्लम कुछ थी ही नहीं। अगर मैं दिमाग से काम लेता, सब कुछ नॉर्मल रहता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी मेरे रिश्ते में। बाद में समझ में आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन संगत जी, वो कहते हैं ना कि जब हमें बुरे कर्म काटने होते हैं, किसी के साथ कुछ हिसाब किताब होता है, पिछले जन्म का लेना देना होता है, तो वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता। अभी प्रॉब्लम मुझे लग रहा था कि ख़त्म हो रही है, अब वो ज़िंदगी से चली गई है, अपनी लाइफ में बिज़ी है, मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाऊंगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, वो प्रॉब्लम तो कुछ प्रॉब्लम थी ही नहीं। ये प्रॉब्लम तो सिर्फ डाउट का था, शक का था। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, जब हम किसी लड़की से बात करना स्टार्ट करते हैं, उसके साथ एक रिलेशनशिप में होते हैं और किसी भी कारण से वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है, तो प्रॉब्लम फिर ये होती है कि हमें कोई ना कोई चाहिए होता है उस गैप को फिल करने के लिए, उस कंडीशन को फिल करने के लिए। फिर हम वो प्यार किसी और में खोजने लगते हैं, फिर हम कहीं और ध्यान लगाने लगते हैं। तो मुझे लग रहा था कि अब ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है तो मैं अपने काम पे फोकस करूँगा, लेकिन मेरे को जो मेंटल बेचैनी हो रही थी अंदर से, वो नहीं हट रही थी। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि यार तुम या तो फेसबुक पे किसी से बात करके देखो, किसी लड़की से, शायद तुम्हें अच्छा लगे। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने बहुत सारी लड़कियों को मैसेज करना स्टार्ट कर दिया, उसमें से एक किसी का रिप्लाई आया और फिर से मैं उस लड़की से बात करने लगा।
वही चीज़ें फिर से स्टार्ट हो गई और अब ये बहुत बढ़ चुका था। क्यों बढ़ चुका था? क्योंकि अब मैं गैप फिल करने के लिए बात कर रहा था। जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था उसको मैं कनेक्ट करता था अपने फ्यूचर एक्सपीरियंस पे। मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ये भी तो मुझे छोड़ के नहीं चली जाएगी। कुछ देर के लिए मुझे मेरी गलतियाँ समझ में आई, वापस मेरा माइंड वहीं पे जाने लगा कि शायद उसको कोई और मिल गया होगा, वो कहीं और अट्रैक्ट हो गई होगी। ये चीज़ें मैं उस पे भी अप्लाई करने लगा। मैं उससे बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चंस करने लगा कि तुम कहीं किसी और से भी तो बात नहीं करती हो, देखो ऐसा है तो मुझे बता दो, ये वो। बहुत ही मेरा मेंटल स्टेट ख़राब हो गया था रिलेशनशिप्स के चक्कर में। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आज मैंने बहुत हिम्मत करके आप सभी के साथ ये सत्संग अपना शेयर किया है कि कैसे गुरुजी ने मुझे इस अवस्था से बाहर निकाला, इस कंडीशन से बाहर निकाला। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज की डेट में ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है। पहले मैं ये सत्संग शेयर नहीं कर रहा था, लेकिन अंकल जी के मैंने कुछ सत्संग शेयर किए हुए सुने संगत परिवार के, तो मुझे बहुत हिम्मत मिली और मैंने फ़ैसला किया कि मैं भी सत्संग शेयर करूँगा, ब्लेसिंग शेयर करूँगा गुरुजी की जो मुझे मिली है, ताकि किसी की हेल्प हो सके। तो संगत जी, हुआ यूँ कि जब मैं उस लड़की से बात कर रहा था, फिर से मैं वही गलतियाँ रिपीट करने लगा और अब ये गलतियाँ बहुत आगे तक बढ़ चुकी थी। अपने गैप को फ़िल करने के लिए मैं उससे गलत तरीके से बात करने लगा, मैं गलत मैसेज डालने लगा। मतलब मेरी नज़रें ख़राब हो गई, मेरी जो इंटेंशंस थी वो ख़राब हो गई, मैं वासना का शिकार होने लगा। तो मैसेजेस में मैं उसको कुछ ऐसे मैसेजेस किया जिसके बाद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया और उसके बाद उस लड़की ने भी मुझसे कभी बात नहीं की और ये कंटिन्यू मेरे साथ लाइफ में चलता रहा। मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। जब से ये सिलसिला चालू हुआ, एक लड़का जो पहले बहुत काम में ध्यान देता था, एकदम परफेक्ट स्टूडेंट था, जिसकी लाइफ में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं थी, एक ये आदत मेरा सब कुछ ख़राब करके चले गई, मुझे बर्बाद कर दिया पूरी तरीके से। ये आदत ऐसी थी कि मैं रह नहीं पा रहा था। जब तक मैं किसी लड़की से बात नहीं करता था मुझे चैन नहीं पड़ता था। क्यों ऐसा होता था? एक मेंटली अट्रैक्शन हो गया था। कुछ गलत नहीं करता था, सिर्फ बात ही करता था। किसी भी लड़की से मैं सिर्फ बात ही करता था। बात करना क्या मतलब, आजकल सबकी गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स होते हैं, तो एक कॉमन चीज़ है ये। कभी कुछ गलत काम नहीं किया मैंने, सिर्फ़ और सिर्फ बातें करता था। लेकिन बातों बातों से एक अटैचमेंट हो जाती है ना, जैसे हमें किसी की आदत लग जाती है बात करने की, हम बात करे बिना रह नहीं पाते। एक होता है कि हम दोस्तों के बीच में चले गए, थोड़ी मस्ती कर ली, बॉयज़ के बीच में पर्सनल बातें कर ली, मस्ती कर ली, बाहर चले गए, पार्टी कर ली। मेरा रुझान अलग हो गया था, मुझे लड़कियों से बात करना अच्छा लगता था। मुझे अच्छा लगता था कि मैं किसी लड़की से बात करता रहूँ, सिर्फ बात, और कुछ भी नहीं, और कुछ गलत नहीं था। बट बातों बातों में ही मैं कभी कभी कुछ ऐसी बातें कर देता था जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। बाद में वही वही चीज़ मेरे दिमाग में रिपीट होती रहती थी, घूमती रहती थी। मैं धीरे धीरे वासना का भी शिकार होने लगा। जब मुझे मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं होता था तो मैं मोबाइल्स में वीडियोस देखने लगा गलत तरीके की और फ़ोटोज़ सर्च करने लगा। मतलब मेरा एकदम मेंटल स्टेट ख़राब हो चुका था बुरी तरीके से और मैं इस आदत से बाहर निकल नहीं पा रहा था। और जब ये कंटिन्यू चलता रहा, बहुत परेशान हो गया। तो होता है ऐसा कि जब हमारे बिहेवियर में मेजर चेंजेस आते हैं तो घर वाले भी कुछ कुछ समझते हैं कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर कुछ टाइम के बाद जब मेरी शादी की एज हुई, यानी 2018 या 19 की बात होगी, तो शादी की बातें घर पे चल रही थी। हाँ, 18 में शादी की बातें घर पे स्टार्ट हुई थी होना। उसके बाद 18 के लास्ट में जब 19 स्टार्ट हुआ, फरवरी के मंथ के लास्ट में मेरी शादी हुई। एक लड़की से, अच्छी लड़की से मेरी शादी हुई। पर वो कहते हैं कि आदतें कभी जाती नहीं, उसको बदलनी पड़ती है। मैंने बहुत कोशिश की शादी का रिश्ता निभाने में भी, लेकिन उसके साथ भी मैं वही कर रहा था, डाउट 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 रिपीट हो रहा था, शक करना। अगर वो किसी अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी मेरी वाइफ, तो मैं उस पर शक करता था। ये सब हुआ शादी के 2-3 महीने बाद से स्टार्ट। 2-3 महीने तो हम आपस में ही इंगेज थे, घर में, घर परिवार की रस्में ये वो, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब 2-3 महीने के बाद उसे थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहिए था तो वो मैंने उसे नहीं दिया। वो मुझसे बात करती थी, मेरे लिए सब कुछ करती थी, मेरा परिवार संभालती थी, सब कुछ वो लड़की कर रही थी, लेकिन मैं उसको समझ नहीं पा रहा था। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मेरा जो डाउट करने वाला प्रॉब्लम था, शक करने वाला प्रॉब्लम,
वो मुझे बर्बाद कर रहा था, मेरे रिश्ते ख़राब कर रहा था। मेरी वाइफ़ रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी। उसने सोचा कि शायद अभी नया नया रिश्ता जुड़ा है तो मैं उसे समझ नहीं पा रहा, तो उसने मुझे टाइम दिया। काफ़ी टाइम तक उसने ये मेरी बकवास को झेला, मेरी आदतों को झेला। लेकिन किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने का एक टाइम होता है, एक लिमिट होती है। वो लिमिट क्रॉस हो रही थी। मैं उस पे ट्रस्ट कर ही नहीं रहा था, जबकि सब कुछ परफेक्ट था, उसके अंदर कोई कमी नहीं थी। उसके साथ मैंने अति कर दी और एक दिन चीज़ें हाथ से निकल गई, उसकी सहनशीलता से बाहर हो गई और उसने मुझे सीधे सीधे कहा कि देखो, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो मुझे साफ साफ बता दो, हम डाइवोर्स ले लेते हैं। क्योंकि इस तरीके से मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं जी सकती। तुम हर बात पे शक करते हो, मैं कहीं जाती हूँ तो तुम शक करते हो, किसी से बात करती हूँ तो तुम शक करते हो, यहाँ तक कि मैं किसी रिलेटिव से भी बात कर रही होती हूँ तो तुमको डाउट होता है, तुम मुझे पर्सनल स्पेस नहीं देते, तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि मेरी क्या इच्छाएं हैं, मैं लाइफ से क्या चाहती हूँ, मैं लाइफ में क्या करना चाहती हूँ, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें अपनी पड़ी रहती है। हर वक्त तुम मेरा फ़ोन चेक करते रहते हो। अगर मैं शॉपिंग पे भी चले जाऊँ तो तुम्हारे 50 कॉल आ जाते हैं। इस रिस्ट्रिक्शन में ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी जेल में कैद हूँ, मतलब मैं जैसे किसी के कंट्रोल में हूँ, तो मैं इस तरीके से तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जब मैं ये सब उसकी बातें सुन रहा था तो मुझे सबसे पहला वाला रिलेशनशिप याद आ रहा था कि उस दिन मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया था। तो मैंने उसकी बात चुपचाप सुनी और ये भी मैंने इनसिक्योरिटी में ही सुनी कि कहीं ये भी मुझे छोड़ के ना चले जाए। मैंने अपनी गलतियों को उस दिन भी नहीं समझा। मैं ये सोच के चुप रहा कि अगर मैं अभी इसको कुछ भी बोलूँगा तो ये मुझे छोड़ के चले जाएगी। तो ऐसा होता रहा कंटिन्यू और 2-3 महीने तक मैं उसकी बातें सुनता रहा और फिर मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं अपनी आदतों पे कंट्रोल करूँगा। तो मैंने 1-2 महीना अपनी आदतों पे कंट्रोल किया, लेकिन वही बात है, जो चीज़ दिमाग में बैठ चुकी है वो रिपीट हो ही जाती है जब तक वो हट ना जाए। बैठने का मतलब ये था संगत जी कि मैं चीज़ों को समझ नहीं रहा था, रोक रहा था। मैं समझ नहीं रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब कोई ऐसी स्थिति आती थी तो मैं खुद को रोक लेता था कुछ देर के लिए, लेकिन उसको मैंने दिमाग से निकाल के फेंका नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और ये कहीं किसी और की नहीं हो जाए। मैं सोचता था कि ये मेरा प्यार है। प्यार नहीं था वो ये था कि आप किसी पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। कोई आपके लिए कितना भी कुछ भी कर ले, अपनी जान ही क्यों ना दे दे आपके लिए, आप उस पर भरोसा कर ही नहीं पाओगे। ये स्थिति थी मेरी। मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए थे। कोई कितना भी अच्छा होता था मेरे लिए, मैं ट्रस्ट नहीं कर पाता था। कितना भी सच बोले, कितना भी मेरे साथ लॉयल हो, मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा था। तो वो बातें रिपीट होने लगी और आखिरकार प्रॉब्लम्स बढ़ने लगे, झगड़े होने लगे। कुछ टाइम के बाद कोरोना का पीरियड आ रहा था, उसी टाइम पे मतलब वो मुझे छोड़ के चले गई और काफ़ी टाइम हम दोनों एक दूसरे से अलग रहे। मैंने इस बीच में उसे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन 2023 के लास्ट में हमारा डाइवोर्स हो गया फाइनली। वो नहीं रह पाई मेरे साथ, उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया। संगत जी, ये जो 2-3 साल का बीच का टाइम था जब कोरोना पीरियड चल रहा था, मैंने इस बात को समझा कि मैं ही गलतियां कर रहा हूँ। एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप खुद से परेशान हो जाते हो, कोई और आपकी परेशानी की वजह नहीं होता है। मुझे समझ में आ रहा था कि मेरे अंदर ही कोई प्रॉब्लम है, गलती है जिसको मैं सुधार नहीं पा रहा। वो प्रॉब्लम भी मुझे समझ में आई क्योंकि तब इस बीच में मैं किसी और से बात नहीं करता था, अपने साथ रहता था। तो मुझे समझ में आया, लेकिन मैं खुद के काबू में नहीं था। मैं अपनी सोच पे काबू नहीं पा रहा था, अपने मन पे काबू नहीं कर पा रहा था, अपने दिमाग पे काबू नहीं कर पा रहा था। मैं चाहता था कि मेरी ये आदतें सुधर जाएं, लेकिन मैं आदतों को सुधार नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे अंदर अभी वो चीज़ नहीं डेवलप हुई थी जो होनी चाहिए। वो होती है स्पिरिचुअलिटी, किसी गुरु का साथ, सही मार्गदर्शन। अभी मुझे गुरु का साथ नहीं मिला था। तो ये होना ही था मेरे साथ लाइफ में। जो प्रॉब्लम चल रही थी वो होनी ही थी। आखिरकार मेरा डाइवोर्स हो गया, मेरा एक और रिश्ता ख़त्म हो गया। जो पहले रिश्ते ख़राब हुए थे वो शादी वाले रिश्ते नहीं थे, तो काम चल गया था। काम चलने से मेरा मतलब ये है संगत जी कि वो रिश्ते टूट गए तो वो लड़कियां कहीं और अपनी ज़िंदगी जी रही थी, उनकी लाइफ में तो कम से कम कुछ अच्छा हो गया होगा। लेकिन इस रिश्ते में मेरे से ये गलती जो हुई थी डाउट करने वाली, इसकी वजह से हम दोनों अलग हो गए। बट डाइवोर्स से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है लाइफ में, एक इफ़ेक्ट हो जाता है। तो मुझे हमेशा रिग्रेट
रहेगा ज़िंदगी भर कि मेरी वजह से एक रिश्ता ख़राब हो गया। एक लेवल लग जाता है ना कि डाइवोर्स ही है, तो मेरी वजह से वो रिश्ता ख़राब हुआ था, तो उसका मुझे हमेशा अफ़सोस होगा। तो ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई। लेकिन कहते हैं कि हमारे बुरे कर्मों का जब हिसाब किताब ख़त्म होने वाला होता है, जब अंतिम समय चल रहा होता है, तो तब बहुत ख़राब होता है। और ये वो बहुत ख़राब हो चुका था मेरे साथ जितना होना था। अब मुझे समझ में आ रहा था, मैं पश्चाताप करना चाहता था, मुझे राह नहीं मिल रही थी, मैं कैसे करूं, कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकलूं, कैसे मैं अपनी मेंटल स्थिति को सुधारूं, कैसे घर वालों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाऊं। तो मैं मंदिरों में जाने लगा, प्रार्थना करने लगा। मैं रोज़ प्रे करता था कि हे भगवान, मुझे इतनी बुद्धि दो, इतनी सद्बुद्धि दो कि मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाऊँ। मैं निकलना चाहता हूँ, मेरा दिमाग ये नहीं सोचना चाहता, मेरा दिल ये नहीं सोचना चाहता, पर फिर भी ये थॉट्स मेरे मन में आते हैं। मैं कोई थॉट्स सोचना नहीं चाहता, अनवांटेड थॉट्स मुझे बार बार आते हैं, ओवर थिंकिंग होती है। मैं इस विषय में सोचना ही नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस विषय में सोचता हूँ। भगवान मेरी मदद करो। जब कोई सहारा नहीं बचता, किसी से बात करने में कोई फ़ायदा नहीं होता, तो हम भगवान की शरण में चले जाते हैं और फिर उनसे बोलने लगते हैं कि मेरे लिए ऐसा कर दो। लेकिन वो भगवान है और हम इंसान हैं। इंसान मदद करता है कंडीशन देख के, उसका जब अपना कुछ मतलब होता है तब वो हेल्प करता है। लेकिन भगवान सिर्फ़ और सिर्फ ये देखते कि हमारी इच्छा क्या है। और उस समय मन से मैं अपने आप को सुधारना चाहता था। जब भगवान नीयत देखते हैं तो वो रास्ते खोलते हैं। मैं मन से पश्चाताप करना चाहता था, खुद को सुधारना चाहता था, इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहता था, इस आदत को छोड़ना चाहता था। तो शायद भगवान ने मेरी सुनी और उसने मेरे लिए एक रास्ता बनाया। कुछ टाइम के बाद मेरे घर पे एक लड़की का रिश्ता आया। वो लड़की भी डाइवोर्सी थी, एकदम कंडीशन मैच कर रही थी। तो मेरे घर वालों ने बोला कि कब तक तुम ऐसे रहोगे, और अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, खुद को समझो और सुधारो। मैं शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि इस बार मैं सच में खुद को सुधारना चाहता था। मेरे अंदर एक डर बैठ गया था कि फिर से मैं शादी करूँगा और फिर से मैंने वो गलतियाँ रिपीट की, तो कहीं फिर से ये वाला रिश्ता भी ख़राब ना हो जाए, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो जाए। मैं बहुत डर रहा था। लेकिन मेरे भाई बहनों ने, मेरे कज़िन्स ने मुझे समझाया कि अटक के रहने से कोई मतलब नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ो। और फिर मैंने बहुत कोशिश करके, बहुत हिम्मत जुटा के मैंने उस रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया। और फिर अभी 2024 में मेरी शादी हुई उस लड़की से, जुलाई के मंथ में। तो शादी की स्टार्टिंग हुई। अब संगत जी, पश्चाताप तो काफ़ी दिन से चल ही रहा था, पर एक होता है ना कि दिमाग में बातें बैठी हुई रहती है, तो एक डर हो गया था कि अब मैं इससे कुछ भी बोलूँगा तो ये मुझे छोड़ के चले जाएगी। ये इस कंडीशन में मैं आ गया था, मतलब डर लगने लगा था। और ये डर भी सही नहीं होता, ये डर भी हमारा रिश्ता ख़राब करता है। काफ़ी सारी चीज़ें मैं उसको बोल नहीं पाता था। तो अब वो लड़की मुझसे कहती थी, जिससे मेरी शादी हुई, कि तुम मुझसे बातें नहीं शेयर करते, मुझसे अपनी फीलिंग्स नहीं बताते, हम लाइफ पार्टनर्स हैं, ठीक है हमारी पास्ट लाइफ में कुछ भी हुआ हो, लेकिन तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं तुम्हें कैसे समझूंगी। मैं बहुत डरता था बताने में। संगत जी, एक दिन मैंने हिम्मत करके उसको सब कुछ बताया, सारी अपनी पास्ट की जितनी भी गलतियाँ थी, ये सोचे बिना कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगी, मुझे जज करेगी, छोड़ के चले जाएगी। क्योंकि मुझे भी कोई चाहिए ही था बात करने के लिए। उस लड़की ने मेरा बहुत साथ दिया, जिससे मेरी शादी हुई, जो अभी मेरी वाइफ़ है। उसने मेरी पूरी बातें सुनी। और मेरी वाइफ़ और उसका पूरा परिवार गुरुजी के भक्त थे, बहुत मानते थे उनको, गुरुजी की पूजा करते थे। वो यहाँ पे भी आके गुरुजी की पूजा करती थी। मैंने कभी कोई सवाल जवाब नहीं किए, क्योंकि मैं भगवान शिव का भक्त हूँ, भगवान साईं राम का भक्त हूँ। मैं मंदिरों में जाके ही पूजा करता हूँ। मैंने कभी इस चीज़ में उसको रोका टोका नहीं, और ना ही कुछ जानने की कोशिश की थी। तो उसने मुझे कहा कि आप जिस भी कंडीशन में हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप एक बार मेरे साथ गुरुजी के दर्शन करने चलो, उनके सामने अपनी परेशानी रखो। मेरी वाइफ़ ने मुझसे कहा कि चलो हम बड़े मंदिर चलते हैं, वहाँ दर्शन करके आते हैं, वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम्स बोलना, देखना आपको प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा। हारा हुआ इंसान था, परेशान था, अपना रिश्ता बचाना चाहता था, मजबूर भी था, निराश भी था और टूट भी चुका था। उसके कहने पे उसके साथ बड़े मंदिर के लिए, दिल्ली के लिए निकल गया। जब मैं बड़ी मंदिर में पहुंचा तो अथाह शांति फील हुई। ऐसे लगा दिमाग रुक सा गया हो। पूरा वातावरण जो वहाँ का था उसने मुझे शांत कर दिया था। एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी फील कर रहा था जैसी मैंने बहुत टाइम से फील नहीं की थी। एक पुराना व्यक्ति जो अपनी लाइफ में बिज़ी रहता था, काम करता था, अपने ऊपर ध्यान देता था,
वो व्यक्ति अनुभव कर रहा था मैं खुद को उस जगह पे खड़े होके। ऐसा लग रहा था कि एक अलग दुनिया है जहाँ पे ये सब कुछ है ही नहीं। वहाँ पे माथा टेका, गुरुजी से अरदास करी कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। जब वहाँ पे लंगर खाने बैठा तो वहाँ पे लंगर संगत जी एक थाली में 4 अजनबी लोग मिल के लंगर कर रहे थे। उस लंगर ने मुझे शिक्षा दी कि कैसे किसी पे भरोसा करते हैं। वहाँ का जो ये एक रूल था मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने मेरे दिल पे गहरी एक छाप छोड़ी कि कैसे हर व्यक्ति एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहा है, कि थाली में खाना खा रहा है। वो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं और हम यहाँ पे एक दूसरे को जानते हैं, हमारे रिश्ते हैं, लेकिन हम उन पे भरोसा नहीं कर पाते। लंगर प्रसाद तो खाया, उससे बहुत अच्छा मुझे फ़ील हुआ, लेकिन एक शिक्षा मिली कि भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। हमारे आसपास जो लोग हैं जो हमसे प्यार करते हैं, अगर हम उन पे ही भरोसा नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ आगे बढ़ेगी कैसे। अभी तो मैं पहली बार ही वहाँ पे गया था, लेकिन मुझे सच दिखाई देने लगा था। मैं हमेशा प्रॉब्लम्स बताता था, सोचता रहता था, इस बार मुझे सॉल्यूशन दिखाई दे रहा था। इस बार मुझे समझ में आ रहा था रियलिटी क्या है, गलती क्या है, क्या सुधारने की ज़रूरत है, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं भरोसा, क्यों मेरे अंदर ये डाउट करने वाली आदत आ गई है, हर किसी पे शक क्यों करता हूँ। और शक की बीमारी मेरी ऐसी नहीं थी कि सिर्फ लाइफ पार्टनर में करता था, बिजनेस में भी शक करता था, दोस्तों पे भी शक करता था। क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहते थे, वहाँ पे सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। आंसर ही आंसर थे चारों ओर, सब जगह मुझे आंसर दिखाई दे रहा था। लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, वो शिवलिंग, इतना बड़ा शिवलिंग गुरुजी के मंदिर पे दिखता था। ऐसा लग रहा था भगवान चारों तरफ से ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी की आंखों में देख रहा था तो एक मतलब ऐसा फील हो रहा था कि कितनी बड़ी गलती करके मैं इनके दरबार में आया हूँ। आंसू निकल गए थे उस दिन मेरे वहाँ पे खड़े होके। मेरी वाइफ ने मुझे वहाँ ले आई जहाँ से मुझे मुक्ति मिलने वाली थी इन सब चीज़ों से। मैं आज अपनी लाइफ पार्टनर का शुक्राना करता हूँ कि उसने मुझे यहाँ पे लाया जहाँ से मेरी ज़िंदगी चेंज हुई। बस संगत जी, वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। फिर मैं गुरुजी से जुड़ता चला गया। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता था, सत्संग सुनना स्टार्ट कर देता था। जब भी कोई गलत थॉट दिमाग में एंटर करता था, मंत्र जाप करना स्टार्ट कर देता था, नाम जपता रहता था। गुरुजी कहते थे अमृत वेला करो, उनकी शिक्षाएं हैं। मैंने अमृत वेला करना भी स्टार्ट किया क्योंकि मैं किसी भी तरीके से इस कंडीशन से निकलना चाहता था। और संगत जी, सच ये है कि जब हमें किसी भी परेशानी से बाहर निकलना है तो हमें एक गुरु का साथ चाहिए। गुरु होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे तो मुझे परमात्मा मिल गए थे, शिव स्वरूप गुरुजी मिल गए थे। गुरुजी के सत्संग ने, गुरुजी के पावन मंत्र जाप ने, गुरुजी के अमृत वेले ने मुझे वो शक्ति दी, मेरे माइंडसेट को चेंज किया। मेरा दिमाग एकदम से चेंज होने लगा। स्पिरिचुअलिटी ने मुझे वहाँ पहुँचा दिया जहाँ मैं जाना चाहता था। इतने सालों की प्रॉब्लम जो चलती आ रही थी वो गुरुजी से जुड़ने के बाद ख़त्म हो गई। गुरुजी का अनंतम अनंतम कोट कोट शुक्राना कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी परेशानी से निकाला। संगत जी, ये परेशानी इतनी बड़ी है कि ये घर परिवार सब कुछ बर्बाद कर देती है, व्यक्तित्व को नष्ट कर देती है। इस परेशानी से निकलने के लिए मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं कम पड़ जाएगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना कि आपने मुझे एक नई ज़िंदगी दी, एक बेहतर इंसान बनाया और आपने मुझे इस प्रॉब्लम से निकाला। आज आपका बेटा आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा है। कोई गलती हो गई होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन गुरुजी ने मुझे इस कंडीशन से बाहर निकाला जिसकी वजह से आज मैं सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ अपनी वाइफ के साथ। हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। मेरी वाइफ का भी बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे गुरुजी के दरबार से जोड़ा। वो एक अच्छी लाइफ पार्टनर है, मुझे समझती है, मुझे सही रास्ता दिखा रही है और ज़िंदगी में मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। संगत जी, एक छोटी सी कोशिश थी अपनी बात आप सबसे कहने की, गुरुजी का शुक्राना करने की। कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कोई मर्यादा का उल्लंघन हो गया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। अंकल जी का भी शुक्राना मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, बहुत 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 ही ब्लेसफुल सत्संग था अंकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। और मैं गुरुजी से बहुत शुक्राना करता हूँ कि आपको उन्होंने इतनी शक्ति दी कि आप इतना खुल के अपनी बातें शेयर कर पाए। जनरली अपने बारे में ऐसी कोई बातें शेयर नहीं करता। आपने जो ब्लेसिंग शेयर की है, जो आपके साथ चमत्कार हुआ, गुरुजी ने आपको ब्लेस किया, वो
आपका शेयर करना आज संगत जी के साथ सफल हो गया, क्योंकि आज आपने एक ऐसी प्रॉब्लम शेयर की है कि जनरली बहुत लोगों के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सच में प्रैक्टिकल लाइफ में लोग बात करते नहीं हैं, लेकिन ये परेशानी बहुत लोग फेस कर रहे हैं और उनको ये जानना ज़रूरी है कि गुरुजी का साथ ही उन्हें इस परेशानी से बाहर निकल सकता है। गुरुजी का मार्गदर्शन ही उन्हें सही दिशा दिखा सकता है और आपने आज वही किया है, एक मार्गदर्शन दिया है, गुरुजी की ब्लेसिंग शेयर करके उनको रास्ता दिया है कि कैसे इस प्रॉब्लम से निकलना है, और उसका निमित्त मैं बना, मतलब मैं आपका सत्संग शेयर कर पाया। गुरुजी ने मुझे चुना कि मैं आपका सत्संग शेयर करूं, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका भी बहुत शुक्राना कि आपने मुझे मौका दिया आपकी इतनी खास ब्लेसिंग शेयर करने का। और अगर आपका सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, आप सभी से भी मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो ज़रूर माफ़ करिएगा। जैसा सत्संग आया था मैंने आपको सुना दिया, पर अच्छा लगता है कि जब लोग सच बोलते हैं, खुल के बोलते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, एक सही दिशा, एक सही मार्गदर्शन जाता है तो बहुत अच्छा लगता है अंदर से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यदि आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, कोई अनुभव है, गुरुजी ने आपको ब्लेसिंग दी है, तो ज़रूर संगत परिवार के साथ शेयर करें, बहुत मदद मिलती है उनको। सत्संग शेयर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पे जाके मुझे मेल कर दीजिए अपना सत्संग। सेकंड, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट करिए। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, वहाँ पे भी आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, कैसे सत्संग सुनाना है, क्या आप अपना मैसेज देना चाहते हो, खुल के आप मुझसे व्हाट्सअप में पर्सनली अपना कन्वर्सेशन कर सकते हो। नंबर मैं आपको दे दूँगा। आप अपना सत्संग ज़रूर शेयर करिए। मैं ये चाहता हूँ, सब कोशिश कर रहे हैं कि कैसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और यदि आपके आसपास ऐसी कोई भी प्रॉब्लम में कोई भी व्यक्ति हो तो उसके साथ ज़रूर ये सत्संग शेयर करिएगा, ताकि उसको इस कंडीशन से बाहर निकलने में मदद मिल सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। सत्संग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको सत्संग के अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी।